आज हम बात करने वाले हैं उस एक चीज के बारे में जो हम सबको कभी ना कभी रोकती है, इंग्लिश में कॉन्फिडेंस के साथ अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन देना। किसी भी नई भाषा में मुझे लगता है सबसे डरावना पल होता है पहली बार किसी अजनबी से बात करना। बिल्कुल, वो पहला हेलो बोलने की हिम्मत जुटाना ही सबसे बड़ी जंग लगती है। इसीलिए आज हमारे पास एक बहुत ही दिलचस्प सोर्स है। ये एक सीखने वाली स्क्रिप्ट है, फर्स्ट हेलो इंग्लिश सेल्फ इंट्रोडक्शन डायलॉग। अच्छा। इसमें राहुल और नेहा नाम के दो लोग हैं जो एक इंग्लिश वर्कशॉप में मिलते हैं। आज हम इस स्क्रिप्ट के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि उस डर को भरोसे में कैसे बदला जा सकता है। मतलब कैसे दो लोग सिर्फ शब्दों का आदान प्रदान नहीं करते, बल्कि कुछ ही मिनटों में एक कनेक्शन बना लेते हैं। हाँ बिल्कुल। तो चलिए इस स्क्रिप्ट को ब्रेक डाउन करते हैं और देखते हैं इसमें सीखने लायक क्या है। और ये स्क्रिप्ट इसलिए खास है क्योंकि ये सिर्फ रटने के लिए वाक्य नहीं देती, ये एक पूरी सिचुएशन, एक कॉन्टेक्स्ट देती है, एक इंग्लिश स्पीकिंग वर्कशॉप। सही। ये हमें सिखाती है कि भाषा सिर्फ शब्द नहीं बल्कि लोगों, जगहों और इरादों से जुड़ी होती है। बिल्कुल सही। तो चलिए पहली सीढ़ी से शुरू करते हैं, जिसे हम कह सकते हैं सुरक्षित शुरुआत। बातचीत शुरू होती है नेहा के एक बहुत ही सरल सवाल से। वो कहती है, हेलो माय नेम इज नेहा, व्हाट्स योर नेम? और राहुल का जवाब भी उतना ही सीधा है, हाय नेहा, माय नेम इज राहुल, नाइस टू मीट यू। ये बहुत बेसिक लगता है, लेकिन क्या यहाँ कुछ और भी हो रहा है? यहाँ बहुत कुछ हो रहा है। ये सिर्फ जानकारी का आदान प्रदान नहीं है। भाषा विज्ञान में इसे फैटिक कम्युनिकेशन कहते हैं। फैटिक कम्युनिकेशन, ये क्या होता है? मतलब ऐसी बातचीत जिसका असली मकसद जानकारी देना नहीं बल्कि एक सामाजिक संबंध बनाना है, एक दरवाजा खोलना है। अच्छा। जब राहुल नाइस टू मीट यू कहता है तो वो सिर्फ एक औपचारिकता पूरी नहीं कर रहा, वो नेहा को ये सिग्नल दे रहा है कि मैं इस बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हूं और मैं एक दोस्ताना माहौल बनाना चाहता हूं। ये तो बहुत दिलचस्प है। मतलब हाउ यू का जवाब हमेशा आई एम फाइन थैंक यू क्यों होता है? एग्जैक्टली। इसका लेना देना भी इसी से है। कोई सच में ये नहीं डालना चाहता कि आप कैसे हैं, बस एक कनेक्शन बना रहा है। बिल्कुल, ये एक सामाजिक रस्म की तरह है। ये दिखाता है कि अंग्रेजी में खासकर पश्चिमी संस्कृतियों में बातचीत शुरू करने से पहले एक पॉजिटिव और आरामदायक माहौल बनाना कितना जरूरी है। सही बात है। और ये सीखने वालों के लिए एक बड़ा सबक है। सिर्फ सही शब्द बोलना काफी नहीं है, सही भावना और इरादा दिखाना भी उतना ही जरूरी है। और नाइस टू मीट यू बोलना उस इरादे को दिखाने का सबसे आसान तरीका है। हाँ ठीक है, तो उन्होंने नाम पूछ लिया, एक दूसरे को सहज महसूस करा दिया। इसके बाद वो पूछते हैं कि वे कहाँ से हैं। वेयर आर यू फ्रॉम? आई एम फ्रॉम जयपुर। ये भी काफी सीधा साधा लगता है। हाँ, और ये बातचीत का एक बहुत ही स्वाभाविक फ्लो है। नाम, जगह और फिर काम। ये एक तरह का यूनिवर्सल स्क्रिप्ट है जो ज्यादातर संस्कृतियों में काम करता है। ये एक सेफ जोन है। आप किसी अजनबी से मिलते ही उसके परिवार या उसकी निजी समस्याओं के बारे में तो नहीं पूछते ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप इन सरल तथ्यात्मक सवालों से शुरू करते हैं। ये स्क्रिप्ट नए सीखने वालों को यही सुरक्षित रास्ता दिखाती है। और यहीं से हम दूसरे चरण में आते हैं, गहराई में उतरना। जब नेहा पूछती है व्हाट डू यू डू राहुल, तो बातचीत व्यक्तिगत जानकारी से पेशेवर जानकारी की तरफ मुड़ जाती है। और ये एक बहुत महत्वपूर्ण मोड़ है। काम किसी की पहचान का एक बड़ा हिस्सा होता है। इस सवाल के साथ नेहा सिर्फ ये नहीं पूछ रही कि राहुल पैसे कैसे कमाता है, बल्कि वो उसे एक व्यक्ति के रूप में और बेहतर तरीके से समझने की कोशिश कर रही है। बिल्कुल। राहुल का जवाब है आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, आई वर्क एट अ स्मॉल IT कंपनी। इसके बाद नेहा एक फॉलोअप सवाल पूछती है जो मुझे हमेशा से व्याकरण के लिहाज से थोड़ा मुश्किल लगा है। अच्छा। वो पूछती है हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वर्किंग देयर? हाँ, ये एक शानदार सवाल है और इसका जवाब और भी शानदार है। राहुल कहता है आई हैव बीन वर्किंग देयर फॉर 2 years। हिंदी में तो हम सीधा कह देते हैं मैं 2 साल से काम कर रहा हूं। अंग्रेजी में इस हैव बीन वर्किंग का क्या खास मकसद है? ये आई एम वर्किंग से कैसे अलग है? ये एक बहुत ही आम उलझन है और ये स्क्रिप्ट इसे बहुत अच्छे से समझाती है। जब राहुल आई हैव बीन वर्किंग कहता है तो वो एक ही वाक्य में 3 बातें बता रहा है। ओके। 1 कि उसने अतीत में काम करना शुरू किया था। 2 कि वो अभी भी वहां काम कर रहा है। और 3 वो उस काम की निरंतरता पर, उस ड्यूरेशन पर जोर दे रहा है। अच्छा। अगर वो कहता आई एम वर्किंग तो इसका मतलब होता कि वो शायद अभी इसी पल काम कर रहा है। अगर वो कहता आई वर्कड तो इसका मतलब होता कि उसने काम किया था
पर अब नहीं करता। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस सिर्फ एक व्याकरण का नियम नहीं है। नहीं, ये समय और अनुभव को बहुत ही सटीक तरीके से बताने का एक टूल है। और इसे बातचीत के कॉन्टेक्स्ट में सीखना, इसे नियमों की लिस्ट से याद करने से कहीं ज्यादा असरदार है। मतलब ये सिर्फ सही होने के बारे में नहीं है, बल्कि अपनी बात को ज्यादा सटीक और गहराई से कहने के बारे में। बिल्कुल। अब यहाँ से बातचीत और भी दिलचस्प हो जाती है। वे काम से हटकर शौक के बारे में बात करने लगते हैं। What are your hobbies? और ये बातचीत को अगले स्तर पर ले जाने की कला है। ये एक बेहतरीन साइकोलॉजिकल टेक्निक है। वो कैसे? शौक के बारे में बात करना सिर्फ जानकारी का आदान प्रदान नहीं है, ये साझा जमीन तलाशने का एक तरीका है। जब राहुल कहता है कि उसे किताबें पढ़ना और संगीत सुनना पसंद है, तो नेहा के पास उससे जुड़ने का एक नया रास्ता खुल जाता है। क्यों हो सकता है उसे भी संगीत पसंद हो? हाँ, ये बातचीत को ट्रांजैक्शनल से रिलेशनल बनाता है। आप सिर्फ तथ्य नहीं जान रहे, आप एक रिश्ता बना रहे हैं। और यही आत्मविश्वास की असली कुंजी है। ट्रांजैक्शनल से रिलेशनल, ये बहुत अच्छी बात कही। मतलब अब वे सिर्फ दो लोग नहीं हैं जो एक वर्कशॉप में हैं। वे दो ऐसे लोग हैं जिनके बीच कुछ समानताएं हो सकती हैं। लेकिन क्या होगा अगर किसी के पास ऐसा कोई शौक न हो जिसके बारे में वे बात कर सके? क्या तब बातचीत रुक जाती है? ये एक अच्छा सवाल है। जरूरी नहीं। अगर आपकी शौक समान नहीं भी हैं, तो भी आप उत्सुकता दिखा सकते हैं। जैसे? मान लीजिए नेहा को घूमना पसंद है और राहुल को नहीं। राहुल कह सकता है, वाओ, ट्रैवलिंग, I don't get to travel much. What's the most interesting place you've visited? अच्छा, मतलब उसने बात खत्म नहीं की? बिल्कुल नहीं। उसने एक और सवाल पूछकर गेंद को नेहा के पाले में डाल दिया। अच्छी बातचीत सवाल जवाब का खेल नहीं है, ये एक दूसरे की दुनिया में दिलचस्पी दिखाने की कला है। बहुत बढ़िया। तो सुरक्षित शुरुआत हुई, फिर उन्होंने काम और शौक पर बात करके गहराई बढ़ाई, और अब हम आते हैं तीसरे और सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर, रिश्ता बनाना। ये तब होता है जब वे इस वर्कशॉप में आने का असली कारण साझा करते हैं। हाँ, जब राहुल पूछता है, Why did you join this English workshop? और नेहा ईमानदारी से जवाब देती है, I want to improve my speaking skills. और राहुल भी कहता है, Same here. I want to speak English confidently. ये ईमानदारी का पल है, ये वल्नरेबिलिटी का क्षण है जो उन्हें तुरंत जोड़ देता है। अब वे सिर्फ दो अजनबी नहीं हैं, वे एक ही नाव में सवार दो साथी हैं जिनका लक्ष्य एक है। बिल्कुल। और इसी पल नेहा एक ऐसा प्रस्ताव रखती है जो पूरी बातचीत की दिशा बदल देता है। लेट्स प्रैक्टिस टुगेदर। और ये गेम चेंजर है। हाँ। ये सिर्फ एक परिचय नहीं रह जाता, ये एक एक्शन प्लान, एक साझेदारी की शुरुआत बन जाती है। ये मुझे मेरे कॉलेज के दिनों की याद दिलाता है। मैंने और मेरे एक दोस्त ने तय किया था कि हम कैंटीन में सिर्फ अंग्रेजी में ऑर्डर करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। अच्छा। शुरू में बहुत अजीब लगता था, वेटर भी हमें घूरता था, पर उसी छोटी सी बेवकूफ़ी भरी प्रैक्टिस ने हमारा सारा डर निकाल दिया। वाह। इस स्क्रिप्ट में नेहा का सुझाव यही दिखाता है कि भाषा सीखना एक अकेली यात्रा नहीं होनी चाहिए। एक प्रैक्टिस पार्टनर ढूंढना सीखने की प्रक्रिया को 10 गुना ज्यादा आसान और मजेदार बना सकता है। ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल सलाह है। और इस साझेदारी के बाद ही वे और भी निजी विषयों पर बात करने लगते हैं, जैसे परिवार और भविष्य की योजनाएं। टेल मी अबाउट योर फैमिली और व्हाट आर योर प्लान्स फॉर द फ्यूचर। लेकिन यहाँ एक बात है, उन्होंने सीधे परिवार के बारे में नहीं पूछा। बिल्कुल, यहाँ बातचीत का प्रवाह देखने लायक है। उन्होंने पहले विश्वास और आराम का एक माहौल बनाया, एक नींव रखी। ये सीखने वालों के लिए एक बहुत बड़ा सबक है कि एक अच्छी बातचीत के चरण होते हैं। आप सीधे किसी से उसके सपनों के बारे में नहीं पूछते हैं, आप अभिवादन, सामान्य जानकारी, साझा हितों से होते हुए वहां तक पहुंचते हैं। ये स्क्रिप्ट उस यात्रा का एक खूबसूरत नक्शा है। हाँ। और अंत में जब राहुल अपने सपनों के बारे में बताता है, आई वॉन्ट टू ग्रो इन माई करियर एंड ट्रैवल टू अदर कंट्रीज, तो नेहा का जवाब, दैट्स अमेजिंग, आई होप योर ड्रीम्स कम ट्रू, उस बातचीत को एक बहुत ही सकारात्मक नोट पर खत्म करता है। हाँ, ये सिर्फ गुड लक कहने से बहुत बेहतर है। ये दिखाता है कि उसने सच में उसकी बात सुनी और वो उसके लिए खुश है। ये एक असली कनेक्शन है। ठीक है, तो हमने बातचीत के प्रवाह को तो समझ लिया जी, लेकिन इस स्रोत में सीखने के कुछ खास तरीकों का भी जिक्र है। जी। जैसे पूरी चर्चा को 2 गतियों में प्रस्तुत किया गया है, पहले बहुत धीरे धीरे और फिर सामान्य गति से। जी। ये तरीका सीखने में कैसे मदद करता है?
यह एक बहुत ही जानी मानी और प्रभावी शिक्षण तकनीक है। इसे स्कैफोल्डिंग कहते हैं। फोल्डिंग, जैसे बिल्डिंग बनाते समय होता है। बिल्कुल वही। जैसे एक इमारत बनाते समय पहले एक ढांचा या मचान खड़ा किया जाता है, वैसे ही यहाँ भी सीखने के लिए एक ढांचा तैयार किया जा रहा है। अच्छा। धीमी गति वाला संस्करण मचान की तरह है। यह सीखने वाले को हर शब्द का उच्चारण, वाक्य का उतार चढ़ाव और उसकी संरचना को बिना किसी दबाव के समझने का मौका देता है। लेकिन क्या इसका एक नुकसान भी हो सकता है? क्या सीखने वाले धीमी गति के इतने आदी हो सकते हैं कि असल दुनिया की तेज रफ्तार बातचीत उन्हें और भी मुश्किल लगने लगे? ये एक बहुत ही जायज चिंता है और इसीलिए दूसरा हिस्सा इतना महत्वपूर्ण है, सामान्य गति वाला संस्करण। ओके। एक बार जब आप धीमी गति में सहज हो जाते हैं तो सामान्य गति वाला संस्करण आपको असल दुनिया के लिए तैयार करता है। ये आपके सुनने और समझने के कौशल को चुनौती देता है। ये वैसा ही है जैसे आप पहले सहारे के साथ साइकिल चलाना सीखते हैं और फिर सहारा हटा देते। एग्जैक्टली। अगर आप हमेशा सहारे के साथ ही चलाते रहेंगे तो आप कभी स्वतंत्र रूप से नहीं चला पाएंगे। तो धीमी गति नींव है और सामान्य गति उस पर बनी इमारत। ये तो बहुत ही स्मार्ट तरीका है। और स्क्रिप्ट के अंत में कुछ प्रमुख वाक्यांशों यानी की फ्रेजेस की एक सूची भी है, जैसे नाइस टू मीट यू, व्हाट डू यू डू और आई वांट टू इम्प्रूव माई इंग्लिश। इनकी क्या खासियत है? यहाँ जो बात गौर करने वाली है वो ये है कि ये वाक्यांश बातचीत के तैयार टूल या चंक्स की तरह है। चंक्स? हाँ, भाषा सीखते समय अक्सर लोग, खासकर हिंदी भाषी, शब्द दर शब्द अनुवाद करने की कोशिश करते हैं। जैसे आप क्या करते हैं का अनुवाद होगा what you do, जो कि गलत और अप्राकृतिक लगता है। हाँ, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। हम अपने दिमाग में हिंदी में सोचते हैं और फिर उसका अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं और उससे बहुत गड़बड़ होती है। लेकिन अगर कोई इन पूरे वाक्यांशों को एक इकाई के रूप में याद कर ले, what do you do, तो उसे सोचना नहीं पड़ता, वो अपने आप जुबान पर आ जाता है। बिल्कुल। ये फ्लुएंसी का रहस्य है। भाषा को शब्दों में नहीं बल्कि ऐसे वाक्यांशों या चंक्स में सीखना, ये भाषा के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। तो आज की इस चर्चा से ये बिल्कुल साफ है कि ये स्क्रिप्ट सिर्फ एक संवाद नहीं बल्कि अंग्रेजी में परिचय देने का एक पूरा रोड मैप है। सही कहा। ये बताती है कि कैसे एक सुरक्षित और सरल अभिवादन से शुरू करके एक गहरी, सार्थक और सहायक बातचीत तक पहुंचा जा सकता है। बिल्कुल। इसने हमें दिखाया कि एक अच्छी बातचीत एक कला है जिसके अपने चरण होते हैं, और ये भी कि सीखना सिर्फ व्याकरण के नियमों को रटना नहीं है बल्कि वास्तविक जीवन के संदर्भों में भाषा का उपयोग करके देखना है। राहुल और नेहा ने व्याकरण का इस्तेमाल किया, लेकिन एक बातचीत के हिस्से के रूप में, नियमों की सूची के रूप में नहीं। ये स्क्रिप्ट हमें ये भी सिखाती है कि एक अनौपचारिक सेटिंग, जैसे कि एक वर्कशॉप में परिचय कैसे दिया जाए। लेकिन यहाँ मेरे मन में एक सवाल आ रहा है। पूछिए। यही बातचीत किसी और संदर्भ में, किसी और सेटिंग में कैसे बदलेगी? ये एक बेहतरीन सवाल है। जैसे अगर यही परिचय किसी नौकरी के इंटरव्यू में या किसी बहुत ही औपचारिक पार्टी में देना हो, तो क्या राहुल और नेहा यही शब्द और यही लहजा इस्तेमाल करेंगे? शायद नहीं। क्या वे तब भी अपने शौक के बारे में इतनी खुलकर बात करते? बिल्कुल नहीं। इंटरव्यू में व्हाट डू यू डू के जवाब में राहुल शायद अपनी कंपनी या अपने काम के बारे में और विस्तार से बताता। अच्छा। और व्हाट आर योर हॉबीज की जगह सवाल होता व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स या टेल मी अबाउट अ प्रोजेक्ट यू आर प्राउड ऑफ। सही बात है। इसी तरह शौक के बारे में बात करने के बजाय वे अपने पेशेवर लक्ष्यों पर अधिक ध्यान केंद्रित करते। देखिए, संदर्भ भी सब कुछ है। ये स्क्रिप्ट उस यात्रा का पहला, सबसे महत्वपूर्ण कदम है जो आपको बोलना सिखाता है। कहाँ, क्या और कैसे बोलना है, ये उस यात्रा का अगला पड़ाव है।